मोहतरमा रिजवाना बेगम साहिबा, मोहतरम जनाब शौकत अली सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि 14 तारीख के दिन आप तमाम मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। हिस्सेदारी की लड़ाई जो हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब की लीडरशिप में लड़ रहे हैं और मजलिस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें हमने तय किया कि अगर अल्लाह ने चाहा और आवाम की दुआएं और उनका आशीर्वाद रहा तो उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को इख्तिदार या सत्ता मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला पहले 2.5 साल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे और 2.5 साल के लिए दलित समाज से एक शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जो ये चाहता है कि दबे हुए कुचले हुए कमज़ोरों को उनका जायज़ मुकाम दिलाया जाए, उनको उनका हक़ मिले, उनको मान सम्मान मिले, चाहे वो अति पिछड़ा समाज का हो या फिर वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का हो। इसीलिए ये भी तय किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें से एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का होगा और 2 अति पिछड़ा समाज के रहेंगे। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा ख्वाब है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में अगर बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके साथ इंशाअल्लाह ताला एक मुसलमान भी डिप्टी सीएम रहेगा 5 साल के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि जब वो ये बात हम आपसे कर रहे हैं, ना बसपा, ना समाजवादी पार्टी, ना आरएलडी कभी भी ये आपसे नहीं कहेंगे कि वो अति पिछड़ा समाज के लोगों को या अल्पसंख्यक समाज के किसी शख्स को मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये जो कोशिश की जा रही है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। दूसरी बात कि बीजेपी से अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा है सामाजिक न्याय की, तो वो दिन में ख्वाब देख रहा है। बीजेपी हरगिज सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हिस्सा नहीं अदा करेगी, ना इंसाफ दिलाएगी। इसीलिए मजलिस आपके दरमियान में आकर ये कह रही है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई का एक हिस्सा है। हम राजनीति में हिस्सा चाहते हैं, हम विकास में हिस्सा चाहते हैं, हम शिक्षा में हिस्सा चाहते हैं, हम रोजगार नौकरी में हिस्सा चाहते हैं, हम ठेकेदारी में हिस्सा चाहते हैं। मगर हमारा मुकद्दर ये बना कर रख दिया गया कि बीजेपी से डराकर हमको समाजवादी पार्टी या बसपा के उनके ऑफिस के सामने हमको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया टिकटों के लिए। या फिर हिस्सेदारी की जब बसपा और सपा में बात होती है तो उनके नेता कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा हिस्सा ये है कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ और नारे लगाओ जिंदाबाद के हमारे नेताओं के लिए। असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में अपनी जाती मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया है। और मैं, अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन को आता रहूँगा। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि वतन अजीज भारत के कोने कोने में जाकर गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं आपसे ये बताने आया हूँ, मैं आपसे ये इल्तिजा करने आया हूँ कि ये आपकी लड़ाई है, आपको नेता बनना है, आपको अपना हक लेना है। ये सामाजिक इंसाफ की लड़ाई में आपको आगे बढ़कर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वरना याद रखिए, मेरी इस बात को आप याद रखिए कि फिर कभी आपसे इंसाफ की बात नहीं करेगा,
ना कोई आपको इज्जत और मान सम्मान देगा। आज आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बताइए अल्पसंख्यक समाज के वोट की क्या अहमियत बाकी रही? आज आपके वोट की कोई अहमियत बाकी नहीं रही, ना आपको कोई मुकाम दिया गया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आपको डराओ बीजेपी से, और जब आप बीजेपी का डर अपने दिलो दिमाग में पैदा कर देंगे तो ये समझते हैं कि फौरन वोट उनकी झोली में आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे वादा भी कर रहा हूं कि हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम उसमें कामयाब होंगे। मगर साथ ही साथ हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट हासिल करने वाले क्यों नहीं बनते आप? अगर आज आप वोट हासिल करने वाले बनेंगे तो मेरी बहन को यहाँ से आप कामयाब करिए। आपने बरसों इनको वोट डाला, मगर आपको क्या मिला? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अस्पताल है, वहां पर कोई सहूलत नहीं है। आपने नाम तो बड़े एक मुजद्दिद, एक बेहतरीन, एक बुजुर्ग का नाम रख दिया, मगर क्या आपने वहां पर कोई सहूलतें दी? सपा की भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार रही, मगर वहां पर उस अस्पताल में बुनियादी सहूलतें दस्तयाब नहीं होती। किसी को चंडीगढ़ जाना पड़ता तो किसी को मीरठ जाना पड़ता। बताइए कौन है इन मसाइल को उठाने वाला? मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, जो डरा डरा कर आपका वोट हासिल करते हैं ना, उनसे पूछिए आप कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है, दलित से भी ज्यादा अगर कोई गरीब है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। अगर आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी में है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बेरोजगार है। आज अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग इस प्रदेश को छोड़कर, वो नौजवान जो अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर उत्तर प्रदेश से निकलकर मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद या किसी और शहर में जाता है, तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है। सबसे ज्यादा बाहर जाकर जो पैसा भी जाता है वो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे कम ग्रेजुएट अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है। सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूलों में तालीम नहीं हासिल कर रहे तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है। सबसे कम अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। बताओ, क्या तुम अब भी नहीं जागोगे? ये मैं इस चैलेंज के साथ आपके सामने ये तमाम चीजों को रख रहा हूं, मगर हमारे दिलो दिमाग में एक बात डाल दी गई कि तुम नहीं जीत सकते, तुमको सिर्फ तुम्हारा काम यह है कि तुम सिर्फ हमारी गुलामी करो, हमारे ताईद में नारे लगाओ, दरी बिछाओ। और उसमें होता क्या है कि मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ महलों में, गांव में पैदल चलकर देखा हूं। जो मोहब्बत मुझे वहां पर आपने दी वो मेरे लिए कीमती खजाना है, मेरे जिंदगी भर के लिए। मगर मैंने जो वहां पर नजारे देखे, मगर मैंने जो वहां पर नजारे देखे, गंदगी के अंबार पड़े हुए हैं, गंदा पानी रोड पर बह रहा है, कचरा नहीं उठता, रोड नाम की कोई चीज नहीं है, खड्डे हैं, स्कूल नहीं है। फिर भी आप इस बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? आप कब तक आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? अरे याद रखो, डरना है तो जमीन और आसमान बनाने वाले से डरो, इंसानों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मत डरो। अगर आप जब इस बात को मेरी समझ जाएंगे तो आप अपने मसाइल के हल के लिए आपको आगे बढ़ना है। याद रखो, अगर तुम घर के कोने में बैठकर मायूसी की आलम में डर कर रोएगे तो तुम्हारी आंसुओं की कोई कीमत नहीं रहेगी। अगर तुम अपने घर के दोनों दीवार को बंद कर लोगे डर के, तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी किस काम की है। अरे जब दुनिया में आए तो हिम्मत और हौसले से काम करो, अपने फैसलों पर पूरा एतमाद करो। और आज आपके सामने एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है और आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोटों से 14 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्त में आप अपने घर से निकलकर अपने अपने मजलिस के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी को कामयाब और कामरान करिए। मुझे यकीन है
कि कल जो पहले फेज की पोलिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा। जो लोग ये समझ रहे थे, जो लोग ये कयास कर रहे थे कि हाँ ओवैसी के भाषण को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं, जिसमें नौजवान आते हैं मगर वोट में तब्दील नहीं होता, मैं उनसे कह रहा हूं बाबू अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल खत्म अभी तो खेल शुरू हुआ है, बहुत लंबा हमारा सफर रहेगा। मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं, मैं आपके दुआओं का मोहताज हूं। मुझे परवाह नहीं है, मुझे हरगिज़ इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी मौत कब मुझसे आकर मेरी जिंदगी मुझसे छीन ले, मगर एक वक्त लिखा गया है हर एक का, और जब तक वो वक्त नहीं आएगा आप और हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। मगर अल्लाह जब तक हमको और आपको जिंदा रखेगा, मैं आपको अपने तौर से, मेरे तरफ से आपसे वादा कर रहा हूं कि ना किसी की गोलियां मेरे दिलो दिमाग में डर और खौफ को पैदा कर सकेगी, ना किसी की गोलियां मेरी जबान को बंद कर सकेगी। हाँ, अगर मुकद्दर में कुदरत ने लिख दिया कि तेरी जान जाएगी तो मुझे मंजूर है, मगर जब तक रब्बे करीम मुझे जिंदा रखेगा आप मुतमईन रहिए कि मैं राजनीति में कोई तिजारत करने के लिए नहीं आया हूं, मैं राजनीति में कोई दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं राजनीति में सत्ता में बैठकर कोई मंत्री या संतरी बैठ कर बनना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मैं राजनीति में इसलिए हूं कि भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में जो बातें कही गई हैं कि गरीब और मजलूम और पिछड़ों को उनका मुकाम मिले, मेरा मकसद एक ही है कि गरीब और मजलूम को उनका जायज मुकाम मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी तकालीफ है, बहुत से काम होना बाकी है। आप एक बार एक तारीखी फैसला करिए और 14 तारीख के दिन यहाँ से हमारी बहन मोहतरमा रिजवाना बेगम साहिबा को कामयाब करिए, विधायक के रूप में उनको लखनऊ की विधानसभा में भेजाइए। और आखिरी बात याद रखिए, इसको जहन नशीन कर लीजिए और 10 तारीख को मेरे इस जुमले को तुम याद रखना। जो लोग आज कह रहे हैं कि मजलिस इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में 30 सीट हमने लड़ी, तब भी बीजेपी जीत गई। सपा कांग्रेस मिलकर लड़े, बसपा अलग लड़ी। फिर उसके बाद 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल की। 6.5-7 साल में 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। हर बार आपने कभी बीएसपी को तो कभी सपा को वोट दिया। आपके वोट की अहमियत क्या रही बताओ? बीजेपी तो जीत रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितना ओवैसी पर है उससे ज्यादा अखिलेश पर है, बहन मायावती पर है, उससे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं पर है। मगर ऐसा लग रहा कि पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव का दारोमदार सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इस बात को लिख के रख लो, ना बसपा ना सपा उनमें इतनी ताकत है कि बीजेपी को रोक सके। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। आप मजलिस को साथ दीजिए। और ये जो लोग आकर कहते हैं कि नहीं ये हमारे जिंदगी और मौत का इलेक्शन है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं बड़ी इज्जत के साथ, क्या 2014 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2017 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2019 का विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? ये कौन सी बात है कि चुनाव आया तो जिंदगी और मौत
और चुनाव के बाद रोज हम मरते हैं, रोज खबरस्तान को जनाजे जाते हैं, बच्चों का इनकाउंटर हो जाता या जेल में डालकर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया जाता, शिक्षा से महरूम कर दिया जाता, रोजगार से महरूम कर दिया जाता या मॉब लिंचिंग के नाम पर उनको मार दिया जाता। अब तो हिजाब और निकाब का भी मसला खड़ा हो गया। याद रखो, जिंदगी में ये तमाम नसीब व फराज आएंगे, मगर ये जो लोग आकर कहते हैं कि सिर्फ चुनाव जिंदगी और मौत का मामला है, अरे हमारे लिए तो रोज का दिन एक जंग का माहौल हो जाता है। रोज हमको कुछ ना कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको अपने एक सियासी नेता को बनाना पड़ेगा जो सपा और बसपा की गुलामी से आजाद रहे, जो उसकी जबान पर आपकी तकालीफ रहे, गरीब मजलूमों की तकलीफ रहे। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन, 14 फरवरी के दिन सुबह में अपने घर से निकलकर आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। और हमारी बात को आप नौजवानों से अपील है कि अपने फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, फेसबुक के जरिए आप तमाम लोगों तक पहुंचाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और खूब अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके और हमारे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाले और मजलिस को अल्लाह अपने फजल से कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।